गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि कल हमने आपको पढ़ाया था टैक्स इम्पोज बाय लोकल गवर्नमेंट एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। आज हम आपको एक बार ट्री चार्ट के तौर पे शुरू से हमने क्या क्या पढ़ा और कितने कितने टाइप के बजट के कंपोनेंट पढ़े, मैं आपको एक बार रिकॉल करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा बजट। बजट के दो कंपोनेंट, बजटरी एक्सपेंडिचर और बजटरी रिसीट। बजटरी एक्सपेंडिचर जो सरकार का खर्चा है, बजटरी रिसीट जो सरकार की इनकम है। बजटरी रिसीट के दो पार्ट, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट उसे बोलते हैं जिससे सरकार की इनकम का स्रोत जो न तो सरकार के एसेट घटाता हो न लाइबिलिटी बढ़ाता हो, इसे हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। रेवेन्यू रिसीट दो टाइप का होता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्सेस आर लीगल कंपल्सरी पेमेंट पेड टू द गवर्नमेंट बाय हाउस होल्ड एंड फर्म्स को हम टैक्स बोलते हैं, लीगल कंपल्सरी पेमेंट। अब टैक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। फर्दर फर्दर अगर हम टैक्स की बात करें, टैक्स आर ऑफ थ्री टाइप इम्पोज बाय द डिफरेंट गवर्नमेंट। नंबर फर्स्ट, टैक्स इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये 6 प्रकार की टैक्स इम्पोज करती है। नंबर फर्स्ट इनकम टैक्स, नंबर सेकेंड सेंट्रल एक्साइज, नंबर थर्ड कस्टम ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी। ये आपके 6 प्रकार के टैक्स हो गए। फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट आपके 3 टाइप के टैक्स इम्पोज करती है। अब फिर हमने कल नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपको पढ़ाया मॉनेटरी रिसीट, चीट, स्पेशल असेसमेंट और फाइन एंड पेनल्टीज और बहुत सारी इत्यादि टॉपिक पढ़ाए। आज हम आपको कैपिटल रिसीट के बारे में पढ़ेंगे और इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब कैपिटल रिसीट क्या है? कैपिटल रिसीट समझना है, सरकार के ऐसे इनकम के स्रोत हैं जो रेवेन्यू रिसीट के उल्टा होते हैं। उल्टा का मतलब, रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू रिसीट तो सरकार के इनकम के ऐसे स्रोत हैं, ना उनके एसेट घटते हैं ना लाइबिलिटी बढ़ती है, लेकिन इसमें या तो सरकार के एसेट घटते हैं और या लाइबिलिटी बढ़ती है। अब कैसे? एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे जैसे सैलरी अगर मैं पर्सनल इनकम से लूँ, स्कूल जो मुझे सैलरी प्रोवाइड करता है वो मेरी रेवेन्यू रिसीट हुई, कैपिटल रिसीट हुई, वो मेरी रेवेन्यू रिसीट। क्यों हुई रेवेन्यू रिसीट? क्योंकि मैंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की, कुछ बेचा नहीं, मेरी एसेट कम नहीं हुई और न वो उसके बदले में कोई लाइबिलिटी, मैंने कुछ और दो ड्यूटी तो देनी है लेकिन और कोई फाइनेंशियल एसेट के तौर पे कोई मुझे लाइबिलिटी नहीं है। सिमिलरली अगर मैं अपना घर बेचता हूँ, उससे जो इनकम आई वो किस में आएगी? वो आपका कैपिटल रिसीट। अब घर बेचने की इनकम क्यों क्यों आई कैपिटल रिसीट में? क्योंकि अगर मैं घर बेच के इनकम इनकम अगर मेरी आती है तो मेरे एसेट कम हो गए। और दूसरा एग्जांपल, या मैं बैंक से लोन लेके कार खरीदता हूँ, ये मेरा कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, ये मेरा कैपिटल रिसीट होगा। अब मेरी इनकम तो हुई, मैंने लोन लिया, लेकिन लोन को मुझे रीपेमेंट करना है, मेरी लाइबिलिटी बढ़ा देता है, विथ इंटरेस्ट, ब्याज के साथ मुझे वो पैसा जमा करना है। अब आपको लगभग लगभग क्लियर हो गया होगा कि सरकार के भी ऐसे इनकम के स्रोत, जैसे इंडिविजुअल के होते हैं, जैसे हाउस होल्ड के होते हैं, वैसे सरकार के भी कैपिटल रिसीट के स्रोत होते हैं। अब इनको हम क्लासिफाई करें, ये 3 प्रकार के होते हैं। तीन, पहला है रिकवरी ऑफ लोन, दूसरा है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, तीसरा है डिस इन्वेस्टमेंट। अब एक एक करके तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी क्या मतलब? वापस मिलना। जैसे आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या डिफरेंट सरकार अपनी एजेंसी को लोन वगैरह प्रोवाइड करती है,
या जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटीज़ को या गवर्नमेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन को लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। जब लोन प्रोवाइड किया जाता है तो एसेट के वो लोन एसेट हो जाता है, जिसने प्रोवाइड किया उसका एसेट हो जाता है और जिसने लोन लिया उसकी लाइबिलिटी हो जाती है। तो जब फॉर एग्जांपल अगर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मोदी सरकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड की सरकार अगर लोन लेती है, एसेट एसेट किसके हुए? एसेट मोदी सरकार, क्योंकि लोन देने वाला। और लाइबिलिटी किसकी हुई? वो लोन चुकाना है, किसने चुकाना है? त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने। जब वो लोन रिकवर हो जाता है तो ये माना जाता है कि उसके एसेट कम हो गए, जो अब पहले जो लोन वापस आने की उम्मीद थी वो रिकवरी होने के बाद वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए ये माना जाता है जब रिकवरी ऑफ लोन होता है तो लोन देने वाले के एसेट कम हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम कैपिटल रिसीट में रखते हैं। दूसरा है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। अब जैसे एक इंडिविजुअल बोरो करता है वैसे सरकारी संस्थाएं या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट भी डिफरेंट एजेंसी से बोरो करती है अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। अब हम तो केवल बैंक से लोन लेते हैं, ये इंटरनल सोर्सेज, इवन हमसे भी मतलब पब्लिक से भी लोन लिया जाता है, बैंक से भी लोन ले सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हैं। अब लोन लेते हैं तो ये लोन क्या करता है? लाइबिलिटी बढ़ा देता है। और लाइबिलिटी कैसे? हमें वो लोन वापस तो करना ही है, उसको रीपेमेंट तो करना ही है, प्लस उसके साथ साथ हमें कुछ ब्याज भी देना है। इसी को हम बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज बोलते हैं। अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी को हम जितना अमाउंट बोरो करना है उसको हम फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं। या सरकार को एक बजट के दौरान कितना पैसा बोरो करने की ज़रूरत है उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तब तभी कभी कभी हम बोरोइंग, मोस्ट ऑफ द टाइम बोरोइंग इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट, या फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही सीधा होता है कि सरकार को बोरो करने की ज़रूरत कितनी है। तो जैसे हमने बोरो किया तो सरकार की इनकम का एक हिस्सा रिपेमेंट ऑफ लोन में जाता है और दूसरा हिस्सा इंटरेस्ट रिपेमेंट में जाता है। तो इसीलिए हम कैपिटल रिसीट में रखते हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट तीसरा कंपोनेंट है कैपिटल रिसीट का, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। अब व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट तब उसको बोला जाता है सरकार जब किसी अपनी प्रॉपर्टी को प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? इससे सरकार के फर्दर इनकम घटने के चांसेस होते हैं। एक तरफ एसेट तो घटे ही घटे, फर्दर इनकम भी घटती है। अब एसेट फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे अगर प्राइवेट सेक्टर को दे देती है तो पहले रेलवे की पूरी इनकम सरकार यूज़ करती थी, अब एक इनकम का सोर्स कम हो जाएगा। एज वेल एज अब सरकार ये नहीं कह सकती कि रेलवे मेरी एसेट है, सरकार के एसेट तो घटे ही घटे, उसके इनकम के सोर्स भी घटते। तो क्या डिसइन्वेस्टमेंट अच्छा है? एक हद तक अच्छा है। वैसे देखा जाए प्राइवेटाइजेशन के आज के युग में सरकार को केवल ये माना जाता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी में ही कंसंट्रेट करे, ये इंडस्ट्री चलाना ये उसके काम का नहीं है। इंडस्ट्री चलाना कॉरपोरेट सेक्टर का काम है। आजकल की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये मानती है सरकार केवल टैक्स कलेक्ट करे, उसका प्रॉपर प्रॉपर पॉलिसी बनाए और पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करे, बस। इंडस्ट्रियल काम या इंडस्ट्रीज या बहुत सारी चीज़ों को, इसमें हजार्डस चीज़ों को छोड़कर जो चीज़ सरकार ओनली मैनेज करती है उसको छोड़कर और बाकी सब चीज़ों को माना जाता है कॉरपोरेट सेक्टर को दे देना चाहिए। अब कॉरपोरेट सेक्टर किसे बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, गवर्नमेंट
कैन नॉट प्ले अ रोल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। सरकार कभी भी उद्योगपतियों का रोल निभा नहीं सकती। अगर निभाती है तो फिर एयर इंडिया की जैसी गति होगी, एयर इंडिया डूबी क्योंकि सरकार, देखो उसके अलग अलग पक्ष भी हैं। देखो हमेशा घाटे में, देखो एक कॉरपोरेट सेक्टर ही एक इंडस्ट्री को कैसे चलाना है और कैसे, क्योंकि सरकार का मेन मकसद प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। ये आपको, आप समझ भी चुके होंगे, 11th में आप पढ़ भी चुके हैं। लेकिन सरकार अगर ये भी अगर लोगों से टैक्स, हमारा टैक्स कलेक्टेड पैसा अगर किसी इंडस्ट्री की नुकसान के भरपाई में जाए और कोई उसको अपनी जेब में रख ले, वो भी तो अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए ये माना जाता है आजकल जितना डिसइन्वेस्टमेंट हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उतनी बूस्ट करती है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे सरकार ने हर साल 2001 और 2 के बजट में लगभग 12,000 करोड़ की बराबर की प्रॉपर्टी प्राइवेट सेक्टर को बेचती है। ये आज हम 2020 साल पुराना डेटा बता रहे हैं, ये हो सकता है 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया हो। इसका मतलब हम आपको ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, सरकार हर बजट के दौरान कुछ न कुछ अपने जो इंडस्ट्रीज, अपने ये एजेंसीज होती हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर को देने की कोशिश करती है। इसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने कैपिटल रिसीट समझा और इसके 3 कंपोनेंट पढ़े: रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, एंड तीसरा है डिसइन्वेस्टमेंट। कल या अगले क्लास में हम आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आखिर आखिर सरकार इतना इतना इनकम के सोर्स, इतना टैक्स लगाती है, इनके इतने इनकम के सोर्स, आखिर उस पैसे का करती क्या है, ये हम कल आपको समझाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।